सभी लोगों का एक बार पुनः आपके पॉलिटी के इस बैच में फिर से स्वागत है। तो चलिए भैया बताइएगा आप लोग कैसे हैं। जैसा कि हम लोग पॉलिटी की एनसीईआरटी कर रहे हैं और हमारी अब जो है पिछले क्लास से आज दूसरी क्लास है। ओल्ड एनसीईआरटी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो ओल्ड एनसीईआरटी की आज ये दूसरी क्लास है। कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में ओल्ड एनसीईआरटी की क्लास 6 हम लोगों ने देखा। आज क्लास 7 जो है जो बचा हुआ है एनसीईआरटी उसको देखेंगे। तो चलिएगा भैया हम लोग आइए आगे देखते हैं हमारे प्रश्नों को जो है। तो चलिए भैया आइए हम लोग जो है यहाँ पर अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो किस तरीके से हमारे प्रश्न जो है इसमें दिए गए हैं। जी गुड इवनिंग राजेंद्र श्रीवास्तव जी, गुड इवनिंग सर जी, स्वागत है भैया। ओनली सक्सेस जी गुड इवनिंग, स्वागत है। ओजी वाले वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है सभी लोगों का। तो चलिए भैया सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए अपने जो है आगे क्लास में बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा आज का ये पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। चलिए भैया पहले प्रश्न में हम लोग देखते हैं। देखिएगा ये आपका पहला प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है आपका, चलिए भैया भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिएगा भारतीय संविधान के संदर्भ में बात की गई है। पहला कथन क्या कह रहा है, यह जो है शासन के विभिन्न अंगों के जो है अधिकार तथा कार्यों का वर्णन करता है। बात की जाए शासन के क्या है भैया, विभिन्न अंगों के अधिकार जो है और कार्यों का वर्णन करता है। बात की जाए के अलावा क्या है भैया, उन नियमों का संकलन है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। बात की जाए दूसरे कथन में क्या कह रहा है, दूसरे कथन में आपका यहाँ पे कह रहा है, चलिए भैया दूसरे कथन को देखते हैं। कह रहा है कि यह है इसमें जो है इसमें नागरिक अधिकारों का तो उल्लेख है परंतु कर्तव्यों का नहीं यहाँ पर, इसलिए जो है इन्हें संसद द्वारा विधि के माध्यम से अपनाया गया है। बात की जाए तीसरे कथन की, यह संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया परंतु 26 जनवरी 1952 को लागू हुआ। इन कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, इसको हमको बताना है। तो बताइएगा केवल एक और दो, यहाँ पर एक और तीन, 1 2 3। बात की जाए पहले प्रश्न की, तो चलिए भैया पहले वाले में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। पहला वाला कथन क्या कह रहा है, या शासन के विभिन्न अंगों के अधिकार तथा कार्यों का जो है वर्णन के अलावा उन नियमों का संकलन है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। बिल्कुल सही बात है भैया, हमारे देश का शासन जो है हमारे संविधान में मौलिक सभी मूल्यों, सभी विषयों, सभी जिसके जितने उसके अनुच्छेद हैं, जितने उसके भाग हैं, जितने उसकी अनुसूचियां हैं, उसमें जितने भी मूल्य निर्धारित किए गए हैं उनके आधार पर हमारे देश का शासन चलता है। तो इस आधार पर जो है ये पहला कथन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर एकदम सही बात कही गई है। तो चलिए भैया बात की जाए यहाँ पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरे में इसके जो है क्या कर रहा है, इसमें नागरिक अधिकारों का तो उल्लेख है परंतु कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है, इन्हें संसद जो है विधि के माध्यम से अपनाया है। भाई यहाँ पर देखिएगा बात की जा रही है, बिल्कुल यहाँ पर इसमें कर्तव्यों का उल्लेख है, बिल्कुल उल्लेख है भैया, इसमें भी कर्तव्यों का उल्लेख, इसमें करा उल्लेख नहीं, उल्लेख है। बात की जाए यहाँ पर देखिए संविधान 26 नवंबर 1949 को तो यहाँ पर लागू हुआ, पारित हुआ, परंतु लागू होने के बाद ये 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। कब होता है भैया, ये आपका यहाँ पर 26 जनवरी, कब भैया 26 जनवरी आपका 1950 को क्या होता है या लागू होता है, यहाँ पर पूर्णतः लागू होता है। तो आपका केवल और केवल यहाँ पर एक कथन सही हो जाएगा। सही पूछा है, ओनली वन सही हो जाएगा, ए वाला आंसर होगा आपका भैया। जी बहुत बहुत स्वागत है प्रिया मिश्रा जी, ओजी वाले जी, सक्सेस जी, बहुत शानदार भैया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपका 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है, संविधान सभा का निर्वाचन जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर हुआ था। बात की जाए यहाँ पर दूसरा क्या कथन कह रहा है, संविधान सभा के प्रतिनिधियों का जो है चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया था। इसमें आपका असत्य बताना है, क्या बताना भैया, इसमें असत्य बताना है। तो असत्य कौन हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर संविधान सभा का निर्वाचन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हुआ था। किसके भैया, जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में आया था, उसके अंतर्गत इसका गठन किया गया था, उसी के आधार पर यह किया गया। बात की जाए संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया गया था, ये क्या किया गया था, अप्रत्यक्ष रूप से इनका जो है निर्वाचन इनका हुआ था, इनका चुनाव हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप चुनाव कि कौन कौन लोग किए थे, प्रांतीय विधानसभाएं जो थी, जो आपकी यहाँ पर प्रांतीय क्या थी भैया, विधानसभाएं थी। प्रांतीय विधानसभाओं के जो है यहाँ पर विधानसभाओं के जो सदस्य थे, सदस्यों द्वारा यहाँ पर कौन भैया, इनके सदस्यों द्वारा इनका चुनाव हुआ था, वो भी किस आधार पर, वो जो है
कर जो है कर शिक्षा के जो है जो आधार पर इनका यहाँ पर किया गया था, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो बात की जाए यहाँ इसमें कौन सा असत्य पूछा है, दूसरा वाला आपका असत्य हो जाएगा, केवल और केवल आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बी होगा इसका। इसका क्या होगा भैया, इसका बी वाला सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। जी बहुत शानदार, 2 का बी आ रहा है। जी सक्सेस जी, ओ जी वाले प्रिया जी बहुत शानदार भैया, सभी लोगों का आ रहा है। तीसरे नंबर देखेंगे, संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए भैया क्या है पहला कथन, इसमें क्या है, संविधान सभा में जो है 388 सदस्यों के साथ पहली बैठक जो है आपका 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे। बात की जाए यहाँ पर अगले कथन की, अगला कथन क्या है आपका, संविधान सभा का प्रारूप जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभापति बी.एन. राव थे। चलिए भैया तीसरा कह रहा है यहाँ पर, संविधान सभा में कोई भी महिला सदस्य यहाँ शामिल नहीं थी। इसमें बताना है कौन सही नहीं है, सही नहीं है की बात की गई है, सही नहीं है, इसमें सही नहीं है। तो चलिए भैया बात की जाए यहाँ पर संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, यहाँ भैया 389 सदस्य, कितने थे भैया 389 थे, 389 सदस्य थे, 389 सदस्य, इसमें 388 दिया है। बात की जाए 9 दिसंबर 1946 को, जी 9 दिसंबर 1946 को बैठक तो हुई थी, पहली बैठक, ये तो आपकी बात सही है, 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक हुई थी। और इसमें जो है प्रथम अस्थायी जो है आपके यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए थे। आपका यहाँ पर अस्थायी आपके जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे भैया, सच्चिदानंद, कौन थे भैया आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, अध्यक्ष थे। इसमें सिन्हा जी आपके यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए थे। और बात की जाए यहाँ पर फ्रैंक एंथोनी, कौन भैया फ्रैंक जो है आपके एंथोनी जी, इसमें जो है कौन, फ्रैंक एंथोनी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी ये दोनों लोग थे, ये दोनों लोग अस्थायी थे। बात की जाए यहाँ पर, चलिए आगे देखा जाए इसमें कह रहा है कि इसमें संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के सभापति बी.एन. राव थे। नहीं भैया बी.एन. राव नहीं थे, कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, कौन थे भैया, यहाँ पर देखिएगा तो प्रारूप जो आपकी समिति थी, यहाँ पर जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर जो है कौन थे भैया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे। कौन थे भैया, यहाँ पर बी.आर. अम्बेडकर जी जो है इसके अध्यक्ष थे। बात की जाए कोई महिला सदस्य नहीं थी, नहीं भैया महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी भैया, जो है 15 महिला सदस्य थी, 15 जो है महिला सदस्य थी आपके यहाँ पर संविधान सभा में। कितनी महिला सदस्य थी भैया, 15 महिला सदस्य थी। चलिए भैया यहाँ पर आपके तीनों कथन गलत हो जाएंगे, कौन भैया, तीनों कथन गलत हो जाएंगे, तो आपका 1 2 3 तीनों गलत हो जाएंगे, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए भैया 3 का डी हो जाएगा, बहुत शानदार भैया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए भैया ओजी वाले प्रिया जी, सक्सेस जी, बहुत शानदार भैया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए भैया इसमें आपका 4 नंबर निम्नलिखित कथनों में से भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य यहाँ पर नहीं थे, कौन भैया, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, नहीं की बात की गई है। तो चलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, एन गोपाल स्वामी अयंगर जी, ये डॉक्टर एच.पी. मोदी जी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी। बताइएगा इसमें कौन कौन से इसमें इस प्रारूप समिति के सदस्य आपके नहीं थे। तो बात की जाए यहाँ पर बताइएगा प्रारूप समिति के इसमें से कौन जो है इसमें सदस्य नहीं थे, तो बताइएगा इसमें से 3 लोग थे, 1 लोग नहीं थे। चौथा का हो जाएंगे, चौथा कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, के.एम. मुंशी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया, के.एम. आपके के.एम. मुंशी जी हो जाएंगे। और आपके कौन हो जाएंगे, एक जो है एम शहादुल्ला हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया, एम शहादुल्ला हो जाएंगे, हो जाएंगे। और आपके कौन हो जाएंगे, एक जो है एन माधव राव, बी.एन. राव कह दीजिए, एन माधव राव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया, एन माधव राव हो जाएंगे, एन माधव राव हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे, एक कौन हो जाएंगे, वहां पे कौन आए थे भैया, टी.टी. कृष्णाचार्य आए थे, किसके स्थान पर, बी.एन. राव के स्थान पर नहीं। कौन हो जाएंगे भैया यहाँ पर, एन माधव राव। और कौन थे भैया लोग, कौन थे भैया उसमें बताइएगा। चलिए कृष्णाचार्य इसमें थे, ये आपके हो जाएंगे। तो आप इसमें मोदी जी नहीं थे, कौन भैया, मोदी नहीं, सी आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, इसमें बताइएगा वर्तमान में भारत की वास्तविक जो है संवैधानिक स्थिति क्या है भैया, वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या है। यहाँ पर बताइएगा
यहाँ पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभु संपन्न जो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभु संपन्न पंथ लोकतंत्र गणराज्य, या फिर आपका संपूर्ण प्रभु संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसमें बताइएगा आपका क्या हो जाएगा 5 नंबर में। तो 5 नंबर में देखा जाए तो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। कब भैया? जो आपका बलिसामा जो है आपका संविधान संशोधन था, बलिसामा संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आपके इसमें जो है इसमें प्रस्तावना में आपका कौन सा यहाँ पर समाजवादी, क्या भैया? समाजवादी, और आपका यहाँ पर पंथ निरपेक्ष, क्या भैया? पंथ निरपेक्ष जो है, और जो है आपके अखंडता शब्द को यहाँ पर अखंडता शब्द को यहाँ पर जोड़कर जो है इसमें बना दिया गया। उसके पहले जो प्रारूप था वो दूसरा था, अब जो है वर्तमान प्रारूप ये है। तो आपका यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? डी आंसर हो जाएगा आपका। बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर डी आ रहा है। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन से जो है विशेषता भारत के जो है यहाँ पर भारत संविधान के प्रस्तावना में नहीं होती है? कौन सी विशेषता इसमें भारत के संविधान में नहीं है बताइएगा। यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई, एकदम सही बात है। यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात की गई है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, आर्थिक एवं सामाजिक समानता की बात की गई है। बताइएगा इसमें क्या बात की गई है? हमारे संविधान में आपके सामाजिक हो गया, राजनीतिक, सामाजिक, यहाँ पर देखिएगा सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक जो है न्याय की बात की है। क्या भैया? आर्थिक जो है यहाँ पर न्याय की बात की गई है। क्या भैया? आर्थिक न्याय की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात की गई है, एकदम सही बात की गई है भैया। बात की जाए धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, जी धर्म और उपासना, और यहाँ पर क्या हो गया? विचार अभिव्यक्ति, क्या भैया? यहाँ पर क्या भैया? विचार अभिव्यक्ति और किसकी? धर्म और उपासना, विचार अभिव्यक्ति और किसकी स्वतंत्रता है भैया? विचार अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की। क्या भैया? विश्वास की जो है यहाँ पर देखिएगा स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें आर्थिक एवं सामाजिक जो है समानता की बात नहीं की गई है, ये आपका गलत हो जाएगा। डी वाला इसमें आपका गलत हो जाएगा भैया। डी बहुत शानदार, 6 का डी आ रहा है, बहुत शानदार भैया। चलिए भैया 7 नंबर में देखा जाए। 7 नंबर में क्या हो जाएगा? निम्न कथनों पर यहाँ पर आपको क्या करना है भैया? विचार करना है। आपका निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। तो चलिए भैया विचार करने वाली बात है। क्या कह रहा है? पहला कथन क्या कह रहा है? संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग यहाँ पर नहीं है, बात की जा रही है। बात की जाए यहाँ पर बात की जाए न्यायालयों द्वारा प्रस्तावना को प्रवर्तनीय बनाया जा सकता है। बात की जाए यहाँ पर संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है। इसमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन का यहाँ पर सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। तो चलिए भैया इसमें से देखा जाए, संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है भैया, संविधान का भाग नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर देखिएगा जो हमारा कौन सा केस था यहाँ पर? केशवानंद भारती। क्या था भैया? यहाँ पर देखिएगा केशवानंद जो भारती, कौन था भैया? केशवानंद आपका भारती जो केस था आपका कब था? 1973 के केस में। यहाँ पर कौन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भैया? यहाँ कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। तो यहाँ पर नहीं कह रहा है, तो ये आपका बात जो है गलत हो जाएगी। न्यायालय द्वारा प्रस्तावना को प्रवर्तनीय बनाया जा सकता है भैया, प्रस्तावना को प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ पर संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, क्या भैया? जहाँ पर संविधान की भाषा अस्पष्ट हो वहां पर उसकी जो है उसको जो है क्या किया जा सकता है? उसकी सहायता ली जा सकती है, परंतु उसको प्रवर्तनीय नहीं बनाया जा सकता। बात की जाए संविधान के अन्य भागों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जा सकती है, बिल्कुल ली जा सकती है भैया, बिल्कुल ली जा सकती है, बिल्कुल ली जा सकती है। इसमें सही बताया है, तो सही कौन सा हो जाएगा? सही अगर देखा जाए इसमें तो आपका सही ओनली 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया? ओनली 3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी। इसमें क्या है भैया? आपका यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें आपका यहाँ पर ओनली जो है क्या हो जाएगा? 3 वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एकदम बात यहाँ पर सही कही गई है। चलिए भैया आपका आगे देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए 8 नंबर का। यहाँ पर देखिएगा संघात्मक जो है व्यवस्था का सर्वोत्तम जो है क्या है भैया? यहाँ पर उसका देखना है सर्वोत्तम किसके द्वारा जो आपका यहाँ पर परिलक्षित होता है, किसके द्वारा इसमें संघात्मक व्यवस्था क्या होगी? इसमें इसके देखना है संविधान की प्रस्तावना द्वारा या मूल कर्तव्यों द्वारा, राज्य के यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों द्वारा, बात की जाए 7वीं अनुसूची द्वारा, बात की जाए संघात्मक व्यवस्था क्या होगी? आप लोग समझ लीजिए संघात्मक क्या होता है। संघात्मक व्यवस्था वह होती है जहां पर आपके राज्य की भी भागीदारी हो, आपके यहाँ पर केंद्र की भागीदारी हो,
बात की जाए यहाँ पर राज्य का अलग से जो है एक कार्यपालिका एक उसका हो, एक केंद्र की अलग व्यवस्थापिका हो, तो यहाँ पर इसकी बात की गई है। संघ और यहाँ पर संघात्मक जो व्यवस्था होती है, केंद्र और राज्यों का अलग अलग वहाँ पर बट शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। तो इसकी व्यवस्था कहाँ पे की गई है? आपका 7वीं अनुसूची जो दी गई है, कहाँ भैया? जो हमारी 7वीं अनुसूची है, इसमें क्या है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हमको क्या दिया गया है? 7वीं अनुसूची जो आपका है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें आपका संघ सूची को क्या कहा भैया? इसमें आपका यहाँ पर इसमें आपका जो आपकी संघ सूची है, संघ सूची को, और इसमें क्या कहा गया है? और इसमें आपका संघ सूची हो गया, और इसमें दूसरा आपका देखेंगे तो इसमें राज्य सूची के विषय को राज्य सूची में इसको वितरित किया गया है। और इसमें एक भाग दिया गया है समवर्ती जो है, क्या भैया? समवर्ती जो है, समवर्ती सूची यहाँ पर दी गई है। इसमें इसकी व्याख्या किए गए हैं। यहाँ पर इसके संघ के अलग विषय, राज्य के अलग विषय, और कुछ ऐसे विषय हैं जिनको समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों के लिए कानून बनाने की जो है यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं। परंतु अगर कोई किसी भी विषय पर किसी कानून में यहाँ पर क्या होता है? कंट्राडिक्शन होता है, अर्थात क्या होता है? विरोधाभास होगा, तो जो है यहाँ पर जो संघ द्वारा, केंद्र द्वारा, क्या भैया? केंद्र द्वारा, यहाँ पर केंद्र द्वारा जो है माना जाएगा उसको, अर्थात जो संसद द्वारा बनाया गया कानून उसमें मान्य होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न है। आइए इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत शानदार हो जी वाले प्रिया जी, सक्सेस जी, बहुत शानदार आप लोग आंसर कर रहे हैं भैया। चलिए यहाँ पर आगे देखा जाए। 9 नंबर के प्रश्न में क्या है? संघात्मक सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के अधिकार में जो है यहाँ पर वे विषय होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। बात की जाए दूसरे कथन की, दूसरा कथन क्या कह रहा है? लोक स्वास्थ्य और कृषि जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। बात की जाए यहाँ पर समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों यहाँ पर कानून बना सकते हैं, परंतु यहाँ पर अंततः राज्य विधानमंडल के कानून जो है प्रभावी होते हैं। इसमें आपका क्या ज्ञात करना है? इसमें सही बताना है, कौन सा इसमें सही हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा सही। इसमें सही कौन हो जाएगा? आइए देखा जाए। यहाँ पर सही बताना, सही नहीं बताना है क्या भैया? सही नहीं बताना है। यहाँ पर देखिए सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है यहाँ पर। तो चलिए भैया देखा जाए। कहा जाता है इसमें संघात्मक सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के अधिकार में जो है, अधिकार में वे विषय आते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। जी एकदम सही बात है। संघात्मक सरकार मतलब जहां पर राज्य और क्या भैया? राज्य और केंद्र दोनों के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, वहां पर वो संघात्मक सरकार की व्यवस्था होती है। यहाँ पर क्या होता है? इसके अंदर जो केंद्रीय सरकार होती है, इसके अधिकार में राष्ट्रीय महत्व को, बिल्कुल एकदम सही बात कही गई है। राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं वो एकदम सही बात केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। एकदम सही बात यहाँ पर ये एकदम सही बात है भैया। पहला वाला एकदम सही हो जाएगा आपका। बात की जाए लोक स्वास्थ्य कृषि जो है, कृषि लोक स्वास्थ्य कृषि जो है समवर्ती सूची का विषय के अंतर्गत आते हैं भैया। जो आपके लोक स्वास्थ्य हैं, लोक स्वास्थ्य क्या हो जाता है? लोक स्वास्थ्य तो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। कृषि भी आपका लोक स्वास्थ्य किसके अंतर्गत आते हैं बताइएगा? लोक स्वास्थ्य जो है आपका किसके अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर जो लोक स्वास्थ्य संबंधी विषय है यह आपका जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि भी आपका राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। क्या भैया? ये जो है आपका ये समवर्ती सूची नहीं, ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। गलत हो जाएगा यहाँ पर। विधानमंडल जी समवर्ती सूची बनाए, विधानमंडल कानून मान नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न में चर्चा किया किसके द्वारा भैया? संसद द्वारा बनाया गया। संसद जो है, संसद द्वारा यहाँ पर जो बनाया गया कानून है वह मान्य होता है। जो कानून होता है वह मान्य होता है। संसद द्वारा बनाया गया आपका कानून यहाँ पर मान्य होगा। तो चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए। तो यहाँ पर देखा जाएगा गलत बताना है, तो आपका गलत कौन हो जाएगा? गलत आपका 2 और 3 हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर भैया। सी आंसर होगा। क्या हो गया? सी। चलिए देखा जाए 10 नंबर का प्रश्न। भारतीय संविधान की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या हो जाएगा आपका? पहला क्या है भैया? भारत में लोकतांत्रिक गण जो है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारत जो है शासन करने वाली सरकार, यहाँ पर सरकार क्या होती है? सरकार जनता द्वारा चुनी गई होती है। दूसरा कह रहा है यहाँ पर दूसरा क्या कह रहा है? भारत में दोहरी नागरिकता की प्रथा नहीं है। इसमें सत्य बताना है। भारत में दूसरी जो दोहरी नागरिकता की प्रथा यहाँ पर नहीं है, इसमें आपका बताना है। तो क्या हो जाएगा? जो भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है जी,
यहाँ पर भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहाँ पर भारत में जनता सर्वोच्च होती है और जो यहाँ की सरकार होती है वो जनता द्वारा चुनी जाती है। सरकार जो है, जनता जो है अपने सरकार को, अपने प्रतिनिधित्व को यहाँ पर चुनता है, अपने प्रतिनिधि को चुनता है। तो यहाँ पर अगर वो जो है यहाँ पर अगर अच्छे ढंग से सही से कार्य न कर रहे हों, जनता उनको हटाने का अधिकार होता है। हर साल, हर 5 साल में जनता उसको चुनावों के माध्यम से उसको हटा सकती है। पहला कथन यहाँ पर एकदम सही बात है, एकदम सही बात कही गई है भैया। यहाँ पर एकदम सही बात कही है, लोकतांत्रिक जो गणराज्य की बात, एकदम सही बात व्याख्या की गई है। बात की जाए यहाँ पर भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, एकदम सही बात कही भैया। भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में केवल और केवल, भारत में केवल और केवल क्या है भैया? केवल जो है, केवल और केवल यहाँ पर केवल और केवल भारतीय नागरिकता है। कैसी नागरिकता भैया? केवल और केवल भारतीय नागरिकता है। यहाँ पर केवल और केवल नागरिकता है। यहाँ पर कहने की बात है, केवल एकल नागरिकता है। क्या भैया? एकल नागरिकता है। यहाँ पर इसको एकल यहाँ पर नागरिकता है, एकल नागरिकता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके क्या हो जाएंगे भैया? दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। सी वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सी वाला आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भैया। 11 नंबर का प्रश्न है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए भैया 11 नंबर के प्रश्न की बात की जाए। आइए भैया 11 नंबर के प्रश्न की बात की जाए। बताइएगा 11 नंबर, इसमें कौन सी जो है संघात्मक राज्य व्यवस्था की विशेषता नहीं है की बात की है? नहीं है, बताइएगा। यहाँ पे कहा क्या गया है? विशेषता नहीं है। नहीं की मतलब क्या है भैया? यहाँ पर देखिएगा, द्विसदनीय विधायिका, दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्रीय और राज्य सरकारों के जो है मध्य शक्तियों का विभाजन, कौन सी इसमें विशेषता नहीं हो जाएगी? यहाँ पर देखिएगा विशेषता नहीं है, संघात्मक व्यवस्था की विशेषता यहाँ पर नहीं है। बात की जाए यहाँ पर दोहरी नागरिकता यहाँ पर हो जाएगा। दोहरी नागरिकता जो है इसकी विशेषता नहीं है। आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा। चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए। 12 नंबर का प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है की बात की गई? क्या भैया? नहीं है बात की गई है। मूल अधिकार कौन सा नहीं है? बात की जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बात की जाए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बात की जाए संपत्ति का अधिकार, बात की जाए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बताइएगा कौन सा नहीं होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका यहाँ पे कहाँ पे है? आपका यहाँ आर्टिकल जो है आपके 23 और कहाँ पे है? और 24 में है आपका। बात की जाए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका यहाँ से कहाँ पर भैया? आपका ये कहाँ पर दिया गया है? ये आर्टिकल आपका कहाँ से 25 से आपके कहाँ तक दिया गया है? आर्टिकल 28 तक दिया गया है। बात की जाए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपके आर्टिकल कहाँ पर? आर्टिकल 32 में दिया गया है। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? इसको आर्टिकल जो 32 हमारा, इसको क्या कहा है? इसको यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर कहा है कि यह संविधान की क्या है भैया? ये संविधान की क्या है? इसको आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा, संविधान की यहाँ पर आत्मा इसको कहा है। क्या कहा है भैया? संविधान की आत्मा कहा है इसको। और यहाँ पर देखिएगा, बात की जाए संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार नहीं है। इसको क्या किया गया है? 44वें आपके संविधान संशोधन जो आपका अधिनियम है 1978 में, इसको यहाँ से निकाल कर आपका कहाँ पे जो है आपके यहाँ पर कहाँ भैया? इसको यहाँ से हटाकर क्या किया गया? हटाकर जो है 78 में इसको यहाँ से क्या किया गया? हटाकर आपका कहाँ किया गया? हटाकर आपका यहाँ पर भाग जो है आपका भाग 12 और आपके आर्टिकल जो है आपका यहाँ पर 300 ए में इसको रखकर क्या बना दिया गया? विधिक एवं कानूनी का अधिकार बना दिया। क्या बना दिया भैया? इसको यहाँ पर विधि के यहाँ पर विधिक जो है अधिकार, विधिक अधिकार इसको बना दिया गया। आपका विधिक अधिकार ये बन गया है यहाँ। चलिए भैया यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत शानदार भैया जी, सी आया है, बहुत शानदार। चलिए 13 नंबर देखा जाए। यदि जो है किसी व्यक्ति या वर्ग के साथ धर्म के आधार पर सरकारी नौकरियां यहाँ पर नौकरियां प्रदान करने में भी विरोध किया जाता है तो वह किस अधिकार के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त कर सकता है? बताइएगा भैया क्या हो जाएगा इसमें? संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत, धार्मिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत, या फिर समानता के अधिकारों के अंतर्गत? इसमें इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो बात की जाए यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अभी हम लोगों ने बताया, अभी चर्चा किया, कहाँ पर है भैया? ये आपका आर्टिकल 32 में हमारा प्रावधान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अभी हम लोगों ने इसको भी चर्चा किया, कहाँ पर है? आपका 25 से आपका 28 में किया गया है।
बात की जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार, अभी हम लोगों ने भैया चर्चा किया, कहाँ चर्चा किया है इसको हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया, आपका कहाँ पर है ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका यहाँ पर 23 और आपके कहाँ पर है भैया 24 में। बात की जाए समानता का अधिकार, जो आपका समानता का अधिकार है यहाँ कहाँ पर है, समानता का अधिकार आपका यहाँ पर 14 से कहाँ तक है 18 का है के अंतर्गत है। तो बात की जाए यहाँ पर अगर पार्टिकुलर बात की जाए, स्पेशली बात की जाए तो स्पेशली सरकारी नौकरियों को जो है यहाँ पर जो आरक्षण की बात की गई है वो आर्टिकल जो है 16 में की गई है। आर्टिकल 16 कहाँ पे है, इसी के अंतर्गत आता है, 14 से 18 में ही आता है। तो आपका समानता के अधिकार के अंतर्गत उसमें उल्लंघन होगा इसका, जहाँ पर सरकारी नौकरियों का जो बात की गई है वो आपका आर्टिकल जो है 16 में उसकी बात की गई है। कहाँ पे बात की गई है, आर्टिकल 16 में बात की, उसके लिए प्रावधान किया गया है, इसमें तमाम प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, उसको हम लोगों ने चर्चा किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन हो जाएगा, डी का विभेद, यहाँ पर उसके अधिकार संरक्षण प्राप्त करने की बात हो जाएगी। यहाँ पर किसका, समता का अधिकार की बात की गई है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखा जाए भैया क्या हो जाएगा आपका 14 नंबर के प्रश्न का बात किया गया है। भारत के संविधान के में जो है यहाँ पर किसकी बात की गई है, समता के अधिकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी जो है अधिकारों की कल्पना की गई है। चलिए भैया समता के अधिकार की बात की जाए तो समता का अधिकार अभी हम लोगों ने चर्चा किया, कहाँ से कहाँ तक है जो हमारा समता का अधिकार है वो हमारा आर्टिकल जो है कहाँ पर भैया, यहाँ पर समता का अधिकार जो बात की गई है ये आपका समता का अधिकार जो है आपका आर्टिकल आपके कहाँ से 14 से और आपका कहाँ तक 14 से 18 तक हमारे संविधान में चर्चा की गई है मूल अधिकारों में। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन की इसमें बात की गई है, क्या भैया, अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात की गई है। यहाँ पर धर्म जाति लिंग के आधार पर जो है विशेषाधिकारों के अभाव की बात की गई है। बेगार यहाँ पर क्या है भैया, बेगार लेने पर प्रतिबंध होगा, उपाधियों का अंत की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिएगा उपाधियों के अंत कहाँ पर है, ये आर्टिकल 18 में है। यहाँ पर जो बेगार पर प्रतिबंध लगाया गया है ये किस पे है, ये आपका आर्टिकल कहाँ पे है, ये आपका 23 में है। और बात की गई है जाति धर्म के आधार पर यहाँ पर विशेषाधिकार के अभाव की बात की गई है। यहाँ पर ये आपका किस में है भैया, यहाँ पर आपका ये 15 में है। और जो अस्पृश्यता का अंत है आपका आर्टिकल कहाँ पे है, ये 17 में है। तो यहाँ पर समानता के अधिकार की बात की गई है। तो आपका 3 वाला नहीं होगा, 1 2 4 होगा। 1 2 4 कहाँ पर है, 1 2 4 आपका सी वाले में है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 2 4 सी वाला हो जाएगा। बहुत शानदार, बताइएगा भैया। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट आपका 15 नंबर का प्रश्न है। आइए इस पर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बताइएगा भैया, मौलिक अधिकारों के किसके संबंध में, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। बात की जाए या न्यायालय में वाद योग्य है या हम न्यायालय में वाद योग्य है, ये जो है निरपेक्ष अधिकार हैं, इन पर राज्य किसी भी प्रकार से निर्बंधन नहीं लगा सकता है। बात की जाए मूल अधिकार, व्यक्तियों को राज्य के विपक्ष प्राप्त अधिकार हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है की बात की गई है। चलिए भैया एक चर्चा, एक नज़र मूल अधिकारों पर कर लेते हैं। क्या है भैया आपके मूल अधिकार, आइए मूल अधिकारों पर एक चर्चा कर लेते हैं। तो आपके मूल अधिकार जो हैं, ये मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार कहाँ पर हैं भैया, मूल अधिकार आपके कहाँ पे हैं। तो मूल अधिकार की बात की जाए तो ये कहाँ पे हैं भैया, मूल अधिकार भाग 3 में है। कहाँ पर है भैया, भाग 3 में है। आर्टिकल कहाँ पे हैं आपके, आर्टिकल की बात की जाए ये तो 12 से कहाँ पे हैं, 12 से 35 में इसकी चर्चा की गई है। बात की जाए मूल अधिकारों को, तो मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है, इसको हमारा कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से भैया, यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहाँ भैया, ये क्या है भैया, यूएसए के जो बिल ऑफ राइट्स, कहाँ भैया, ये आपका बिल ऑफ राइट्स के समान है। बिल ऑफ, यहाँ पर बिल ऑफ जो आपका राइट्स के क्या है भैया, समान है। और क्या बात की गई है इसमें, और यहाँ पर बताइएगा। तो ये आपका मूल अधिकारों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसमें देखिएगा आपका जी यहाँ न्यायालय में वाद योग्य है, एकदम सही है। निरपेक्ष अधिकार है, इन पर राज्य किसी प्रकार से निर्बंधन नहीं लगा सकता, ऐसी बात नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। इस पे जो है राज्य निर्बंधन लगा सकता है, एकदम बिल्कुल लगा सकता है, निर्बंधन आपका लगा सकता है। उसके लिए हम लोगों ने चर्चा किया था। कब भैया, आपके यहाँ क्या लगा हो, इमरजेंसी लगी हो, राष्ट्रीय आपात लगा हो, कैसे लगा हो आपका, जैसे आपका युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपका जो है राष्ट्रीय आपात लगा हो, तो आपका कहाँ पर आर्टिकल जो है 358 और आर्टिकल 359 में उसका प्रावधान किया गया है। कहाँ पर भैया, आर्टिकल जो है आपका, आर्टिकल आपका 300 कहाँ पर भैया, आर्टिकल 358 और आपका आर्टिकल जो है 359 में दिए हुए प्रावधानों के अनुसार इस पे जो है आपका निर्बंधन लगा सकता है। हाँ, परंतु कहाँ पर जो आर्टिकल आपका 20 और आपके 21 जो है ये क्या होंगे, ये निलंबित नहीं होंगे और सभी अधिकार आपके निलंबित हो जाएंगे।
तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका कौन सा इसमें क्या हो जाएगा, सही नहीं की बात की गई है। दूसरा वाला आपका यहाँ पर आपका सही नहीं हो जाएगा। बाकी आपका तीसरा मूल अधिकार, यहाँ पर अधिकार राज्य के विपरीत विरुद्ध दिया गया है एकदम, तो 2 वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं में आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा ये। चलिए भैया बी वाला जी, बहुत शानदार भैया, सक्सेस जी 15 का भी, प्रिया जी ओजीए वाले बहुत शानदार आप लोग आंसर कर रहे हैं भैया। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, ये नेक्स्ट आपका है। चलिए भैया 16 नंबर की बात की जाए। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यहाँ पर क्या है भैया, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अपराधों, क्या भैया, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में यहाँ पर संरक्षण के अधिकार यहाँ पर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य पर जो है किसी कानून को जो है निर्मित होने की तिथि के पूर्व से जो है लागू कर दंडित किया जा सकता है। चलिए भैया बात की जाए, किसी भी आपका अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार से अधिक जो है क्या अभियोजित और जो है दंडित नहीं किया जा सकता। बात की जाए तीसरे में, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध जो है यहाँ पर गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। इसमें कौन सा सही नहीं है की बात की गई है, कौन सा सही नहीं है की बात की गई है, 16 नंबर की बात की गई है, 16 नंबर की बात की गई है। बताइएगा भैया कौन सा सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य पर किसी कानून को निर्मित होने की यहाँ पर तिथि के पूर्व से लागू करके दंडित किया जाता है। नहीं भैया, जब आप अपराध किए हैं, जो कानून आपका बना है उसी कानून के अंतर्गत आपको यहाँ पे सजा दी जाएगी और नया कानून बनाकर नई सजा आपका प्रावधान नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये बात कही गई आपका, तो इसके आधार पर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बात की जाए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार जो है आपका अभियोजित दंडित नहीं किया जा सकता, ये आपका ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइएगा। इसको देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता, ये तो बात सही लग रही है। बात की जाए यहाँ पर इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार से अधिक अभियोजित और जो है दंडित नहीं किया जा सकता, ये बात यहाँ पर सही लग रही है। और बात की जाए किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, ये दोनों बातें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही नहीं है बात की गई है। तो इसमें आपका विकल्प देखिएगा, इसमें आपका विकल्प गलत है, विकल्प आपका गलत है। दूसरा का किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही जो है सजा मिलती है, एक ही अपराध के लिए, किसी भी अपराध के लिए क्या हो जाएगा इसका बताइएगा आप लोग। केवल इसमें एक ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे ऑप्शन सुधार लीजिए, केवल एक हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा भाई। ये दोनों आपके सही बात हैं, केवल एक हो जाएगा यहाँ पर आपका केवल ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, केवल और केवल ए हो जाएगा। यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ केवल एक हो जाएगा। देखिएगा क्या हो जाएगा भैया, केवल ए हो जाएगा आपका। चलिए देखा जाएगा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न क्या है, आइए यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत के जो है उच्चतम न्यायालय को नागरिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। बात की जाए कारण की संवैधानिक उपचारों का यहाँ पर अधिकार स्वयं से एक मूल अधिकार है, यहाँ पर जिसके अंतर्गत सरकार के किसी आदेश या क्या है भैया कानून द्वारा मूल अधिकारों में हस्तक्षेप किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें रद्द किया जाता है। इसमें क्या है सही उत्तर, इसमें बताना है आपका, क्या भैया सही उत्तर इसमें आपको बताना है। तो चलिए भैया देखा जाए इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका 17 नंबर में। बात की जाए किसी भारत में उच्चतम न्यायालय को किसी नागरिक
नागरिक अधिकारों की रक्षक माना जाता है। एकदम सही बात है भैया, नागरिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है, बिल्कुल हाँ। आर्टिकल कितने भैया, आर्टिकल आपका किसके भैया, आर्टिकल 32 में कहा गया है। और जो है मूल अधिकार है जिसके अंतर्गत सरकार के किसी आदेश या कानून द्वारा मूल अधिकारों के यहाँ पर हस्तक्षेप किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा यहाँ पर उसको रद्द किया। बिल्कुल सही बात है भैया, ए वाला हो जाएगा आपका, एकदम सही बात है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, सही व्याख्या भी है आपकी। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, 18 नंबर का प्रश्न है, किसी भी यहाँ पर देखिएगा, किसी भी भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करता है भैया, आदर्श प्रस्तुत करता है। क्या हो जाएगा आपका, उद्देशिका हो जाएगा, मूल अधिकार हो जाएगा, राज्य के नीति निषेध तत्व हो जाएगा, या 9वीं अनुसूची हो जाएगी। तो भैया आपके राज्य के नीति निषेध तत्व हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे भैया, आपका डीपीएसपी हो जाएगा। डीपीएसपी के बारे में चर्चा कर लिया है। यह आपका कहाँ पर है भैया, यह भाग जो है आपके भाग 4 में है। और कहाँ पर भैया, आर्टिकल जो बात की जाएगी, इसको आर्टिकल कहाँ से है भैया, आर्टिकल इसको 36 से आपका 51 में इसको रखा गया है। और क्या कहा गया है भैया, यह जो है आयरलैंड, कहाँ भैया, यह जो है आपका, यह जो है आपके आयरलैंड के संविधान से, लैंड के संविधान से इसको क्या किया गया है भैया, इसको लिया गया है। और बात करिए, और बात की जाए, या वाद योग्य नहीं है, या जो है राज्य को दिए गए अधिकार होते हैं आपका। तो ये आपका सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए देखें लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में और कुछ बात की जाए। क्या है भैया, राज्य के नीति निषेध तत्व के बारे में कुछ कथन पर विचार करना है। ये जो है किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। चलिए भैया, ये जो है ये देश के सामाजिक आर्थिक सुधार लाने में सहायक सिद्ध होते हैं। चलिए भैया, ये राज्य के द्वारा नीतियां और कानून बनाने में प्रभावी होते हैं। कौन सा कथन सही है इसमें बताइएगा। बात की जाए इसमें आपके क्या हो जाएंगे भैया, इसमें आपके सभी कथन सही हो जाएंगे। एकदम सही बात है। क्यों, या न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं है, या वाद योग्य नहीं है, ये जो है प्रवर्तनीय नहीं, वाद योग्य नहीं है, सामाजिक आर्थिक सुधार सहायक होते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ये सहायक होते हैं। और बात की जाए राज्य की नीतियां कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। एकदम सही बात है भैया, आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या है भैया, आपका 20 नंबर का प्रश्न है। आइए 20 नंबर, जी बहुत शानदार भैया, सभी लोगों का डी आ रहा है, बहुत शानदार भैया। ओजी वाले सक्सेस जी, काल भैरव जी, प्रिया जी, बहुत शानदार, और जी सही सभी का आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए इसमें भैया क्या है भैया, पहला कथन क्या कह रहा है, इसमें कौन सा कथन राज्य के नीति निषेध तत्व शामिल नहीं है। एक बात की भैया, नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करिए, नहीं है। बात की जाए स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए भैया, आय, प्रतिष्ठा और अवसर की यहाँ पर असमानताओं को समाप्त करने का जो है प्रयास करना। बात की जाए 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। बात की जाए यहाँ पर क्या है भैया, मजदूरों के लिए काम करने तथा राहत की संतोषप्रद क्या है भैया, क्या है परिस्थिति। तो चलिए भैया बताइएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहाँ पे की गई है भैया, समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ पे है भैया, आर्टिकल 39 में है, बताइएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 में है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये आपका सी वाला हो जाएगा। सी वाला क्या है भैया, ये क्या है भैया, ये मूल अधिकार है। 14 वर्ष के बच्चों को क्या हो जाएगा भैया, ये मूल अधिकार है। इसको कहाँ रखा गया है भैया, इसको आपका मूल अधिकार में रखा गया है, मूल अधिकार में इसको रखा गया है। मूल अधिकार आपके आर्टिकल कहाँ पे है भैया, 21A में है। कब इसको रखा गया है, 21A में। बात की जाए आपका 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा आपका कब भैया, जो आपका यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम कब का है भैया, 2002 का है। उसके अंतर्गत संविधान संशोधन करके इसको यहाँ पर मूल अधिकार बना दिया गया, शिक्षा का अधिकार बना दिया गया। चलिए भैया, तो आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए भैया, बात की जाए यहाँ पर 21 में भारत की शासन व्यवस्था शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत यहाँ पर किससे जो है आपका किससे परिलक्षित होता है, परिकल्पित होता है, किससे हो जाएगा आपका शक्तियों का पृथक्करण भैया। शक्तियों का पृथक्करण कहाँ पे है भैया, शक्तियों का पृथक्करण कहाँ पे है, शक्तियों का पृथक्करण ये जो है आपके राजनीति निदेशक तत्व में कहाँ पे भैया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। ये आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। ये शक्तियों का पृथक्करण कहाँ पे है भैया,
ये आपका आर्टिकल कहाँ पे है, आर्टिकल जो है आपके कहाँ पर भैया, ये आर्टिकल 50 में है। कहाँ पर भैया, आर्टिकल 50 में है। यहाँ पर शक्तियों के विभाजन की बात की गई है, पृथककरण की बात की गई है। यहाँ पर चलिएगा कार्यपालिका और यहाँ पर किसकी भैया, यहाँ पर कार्यपालिका और आपके विधायिका के, यहाँ पर शक्तियों के कार्यपालिका और न्यायपालिका किसकी बात की गई, कार्यपालिका और न्यायपालिका शक्तियों विभाजन की बात की गई। किसकी भैया, कार्यपालिका और किसकी भैया, न्यायपालिका, न्यायपालिका के बाद यहाँ पर अलग अलग की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 22 नंबर के प्रश्न। यहाँ पर भारतीय संविधान के मूल अधिकार, भारतीय मूल अधिकार तथा राजनीतिक तत्वों के जो है संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। क्या है भैया कथन, आइए इस कथन पर विचार करते हैं। पहला कह रहा है मूल अधिकार, यहाँ पर जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श, मूल अधिकार जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श स्थापित करते हैं, वहीं जो है राज के निहित तत्व जो है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श निहित होते हैं। चलिए भैया दूसरा कह रहा है मूल अधिकार को जो है, मूल अधिकार का स्वरूप सकारात्मक है तथा जो है नीति निर्देशक तत्व नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। चलिए भैया तीसरा क्या कह रहा है, मूल अधिकार के क्रियान्वयन पर जो है अनेक जो है युक्त सीमाएं हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर कोई सीमाएं नहीं हैं। बात की जाए दोनों न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। बात की जाए सही कथन बताना है, तो पहले देखिएगा कौन सा सही कथन इसमें आपका हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला तो दोनों जो है दोनों प्रवर्तनीय नहीं है भैया, दोनों प्रवर्तनीय नहीं है, केवल और केवल मूल अधिकार प्रवर्तनीय। क्या भैया, मूल अधिकार क्या है भैया, मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। और क्या इसमें कहा गया है जी, मूल अधिकार के क्रियान्वयन में युक्त सीमाएं हैं, परंतु राज्य के निर्देशक तत्वों के निर्देशन में कोई सीमाएं नहीं है। बताइएगा क्या ये बात आपकी सही है, क्या ये बात आपकी सही है? जी सही है, जी बिल्कुल सही है। बात की जाए मूल अधिकार स्वरूप सकारात्मक, जबकि निर्देशक नकारात्मक है। नहीं भैया, मूल अधिकार का स्वरूप नकारात्मक है। यहाँ पर 1 और 3 सही हो जाएंगे, बी वाला आपका सही हो जाएगा, 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखा जाए जी, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखा जाए आपका तो क्या हो जाएगा आपका, अगला देखा जाए, अगला प्रश्न 23 नंबर का प्रश्न है। भारत की संघीय कार्यपालिका निहित सम्मिलित है निम्नलिखित में से कहाँ सम्मिलित है संघीय कार्यपालिका? संघीय कार्यपालिका संसद, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उपराष्ट्रपति। चलिए भैया इसको बताइएगा 23 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, 23 नंबर में क्या हो जाएगा, कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है भैया, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? पालिका का प्रमुख की बात की जाए का प्रमुख कौन होता है भैया? प्रमुख कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होते हैं, हमारे कौन होते हैं भैया? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। चलिए भैया ये हो जाएंगे। और क्या होगा? प्रतिभा पटेल जी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया। बात की जाए कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? बात की जाए कौन होता है? वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक प्रमुख की बात की जाए तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है? पीएम होता है या मंत्रिपरिषद होती है? कौन भैया? पीएम होता है या मंत्रिपरिषद कहिए इसको, पीएम कहिए। वास्तविक प्रमुख की बात की जाए तो पीएम या फिर कौन होगा? मंत्रिपरिषद होगा, यहाँ पर मंत्रिपरिषद होगा। तो चलिए भैया इसमें हो जाएगा। तो और इसमें आप बताइएगा क्या हो जाएगा आपका, इसमें वास्तविक प्रमुख की बात की जाए तो कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन कौन हो जाएंगे आपका? दूसरा हो जाएगा, एक तो दूसरा हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? और कौन हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो चलिए भैया आपका यहाँ पर ये हो जाएंगे। चलिए आपका यहाँ पर उच्चतम न्यायालय नहीं होगा, संसद नहीं होगी। बताइएगा भैया, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा जी, सी हो जाएगा, प्रतिभा जी सी होगा, प्रिया जी सी होगा, सोजिए वाले सक्सेस जी सभी लोग कर रहे हैं, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए 24 नंबर, संसद के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से भाग जो है सम्मिलित होते हैं? संसद में कौन कौन से होता है? बात की जाए संसद, आर्टिकल जो होता है यहाँ पर देखिएगा, संसद की बात की गई, किसकी बात की गई भैया? आपके संसद की बात की गई है। तो जो आर्टिकल है, आर्टिकल 79 में क्या है भैया? आर्टिकल 79 में किसकी चर्चा की गई है? संसद की चर्चा की गई है। और बताया गया है कि संसद का स्वरूप क्या होगा? तो यहाँ पर स्वरूप की बात की गई है। स्वरूप क्या होगा भैया? संसद जो हमारी होगी
वो हमारी राज्यसभा प्लस आपकी क्या भैया लोकसभा प्लस जो है आपका भारत के भैया कौन महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी, राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। कोई भी आपका कोई भी बिल होता है, कोई भी विधेयक होता है तो आपका राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर क्या होता है भैया, हस्ताक्षर होता है। तभी वह जो है हस्ताक्षर के बाद ही जो है आपका क्या बनता है, अधिनियम बनता है। तो यहाँ पर किसका, यहाँ पर संसद का जो स्वरूप होता है वो आपका उसमें क्या क्या होता है, यहाँ पर आपका राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4 कहाँ पे है, 1 3 4 सॉरी माफ कीजिएगा, 1 3 4 हो जाएगा, 1 3 4 आपका कहाँ पे है, सी में है। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये आपका स्वरूप हो जाएगा इसका। चलिए भैया नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखा जाए तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है। चलिए भैया लोकसभा क्या भैया, लोकसभा के सदस्यों को चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा के सदस्यों के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है भैया, यह जो है गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा चुना जाता है। किसके भैया, गुप्त मतदान प्रणाली होती है जो गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा चुना जाता है। बात की जाए कोई भी व्यक्ति जो है कि जो भारत का नागरिक होगा जिसकी आयु यहाँ पर 30 वर्ष से अधिक हो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। बात की जाए तीसरे कथन की, कोई व्यक्ति जो कोई दिवालिया हो लोकसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। सरकारी कर्मचारी लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं। तो असत्य कथन बताना है, क्या बताना भैया, असत्य कथन बताना है। लोकसभा चुनाव बात की जाए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर चुनाव, यहाँ पर आयु की बात है। क्या भैया, आयु की बात की जाए, क्या भैया आयु की बात की जाए, आयु तो आयु क्या होती है आपका, लोकसभा क्या भैया, लोकसभा और क्या विधानसभा, लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपका क्या होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितना भैया, 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। बात की जाए इसमें आगे तो आपका क्या हो जाएगा, राज्यसभा और किसका भैया, विधान परिषद, कहाँ जहाँ भी है विधान आपका क्या भैया, विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। और आपका जो प्रधान ग्राम पंचायत होती है, जो ग्राम पंचायत का जो है चुनाव लड़ने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष आपका यहाँ पर होनी चाहिए। बात की जाए यहाँ पर राष्ट्रपति, किसका भैया, राष्ट्रपति और किसका भैया, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्र आपका पति के चुनाव के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 35 उम्र होनी चाहिए। कितनी, 35 ईयर होनी चाहिए। ये आपका जो है होता है। तो ध्यान दीजिएगा 35 ईयर और कितना भैया 25 वर्ष और कितना भैया 30 वर्ष और प्रधान जी की 21 वर्ष। इन सभी लोगों को मतदान करने के लिए अर्थात सांसद जी, लोकसभा, राज्यसभा, ये जो चुने जाते हैं सदस्य, इनको मतदान करने के लिए इनकी मतदान की आयु कितनी है भैया, तो यहाँ पर देखिएगा जो मतदान की आयु होती है, मतदान की जो आयु होती है कितना होती है आपका 18 वर्ष होती है। कितना होती है आपका यहाँ पर मतदान की आयु 18 वर्ष होती है। ये आपकी बात बताई गई है। चलिए भैया उसके अनुसार क्या हो जाएगा, इनका गुप्त मतदान होता है। एकदम सही बात है, पहला वाला कथन सही हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर 35 वर्ष आयु, जो 30 वर्ष बोला है, नहीं भैया लोकसभा चुनाव के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, तो यहाँ पर 25 वर्ष हो जाएगा। इसके लिए गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति दिवालिया हो तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकता, एकदम सही बात है, दिवालिया हो तो नहीं लड़ सकता है। सरकारी कर्मचारी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यहाँ पर 1 और 3 सही, असत्य बताना है। असत्य क्या हो जाएगा, 2 और 4 असत्य हो जाएगा। 2 और 4 कहाँ है भैया, 2 और 4 25 नंबर में 2 और 4 कहाँ पे है, 2 और 4 आपका बी में है, बी हो जाएगा। चलिए भैया बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या होगा, सभी का आंसर बी आ रहा है, बहुत शानदार। 26 नंबर देखा जाए तो 26 नंबर में क्या है भैया, लोकसभा के गठन, क्या भैया गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, थोड़ा सा देखिएगा। चलिए भैया बात की जाए यहाँ पर इसकी, तो यहाँ पर लोकसभा के गठन की बात की जाए तो लोकसभा के गठन के बारे में यहाँ पर देखिएगा, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कुछ लोकसभा के बारे में, तो इसको हम लोगों ने देखते हैं। क्या है भैया, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 हो सकती है, यह हो सकती है, यहाँ पर चर्चा की गई है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, जबकि
उपाध्यक्ष को चुनाव सदस्यों द्वारा यहाँ पर किया जाता है। चलिए तीसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति के सामने जो है संविधान में, प्रत्येक सदस्य को राष्ट्रपति के सामने संविधान में आस्था और निष्ठा की जो है यहाँ पर शपथ लेनी होती है। यहाँ पर सही नहीं की बात की गई है। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? बात की जाए यहाँ पर देखिएगा भैया, बात की जाए यहाँ पर देखिएगा, जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 545 नहीं हो सकती है। ये कितना हो सकती है भैया, ये कितना हो सकती है आपके हमारे संविधान में, कितना हो सकती है? 500 आपका कितना हो सकती है? 550 हो सकती है। बताइएगा कितना हो सकती है? 550 हो सकती है ये। और भैया क्या हो सकता है? ये जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा जो है नहीं चुने जाते हैं। जो अध्यक्ष महोदय होते हैं, अध्यक्ष जो आपके अध्यक्ष जी होते हैं, अध्यक्ष जिसको कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? स्पीकर जी जो होते हैं। स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? जो लोकसभा के कहा भैया, जो यहाँ पे आपके लोकसभा के इनका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा भैया? सदस्यों द्वारा किया जाता है। सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर, सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर किया जाता है। बहुमत के आधार पर, बहुमत के जो है आधार पर किया जाता है। उसी प्रकार से उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। बात की जाए राष्ट्रपति जो है आपका यहाँ पर जो प्रत्येक सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष नहीं, वो क्या करते हैं भैया, प्रत्येक सदस्य जो होते हैं उसको वहां पर अध्यक्ष कह दीजिए, या फिर क्या होते हैं भैया, प्रोटेम स्पीकर होते हैं। क्या होते हैं भैया? प्रोटेम स्पीकर होते हैं, जो आपके बनाए जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष कहिए, अस्थायी अध्यक्ष कहिए। यहाँ पर एक शब्द होता है, क्या होता है भैया? प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है। इसके समक्ष जो है शपथ लेते हैं, या फिर स्पीकर ही कर दीजिए। ऑप्शन में अध्यक्ष भी होगा तब मान लिया जाएगा, अगर प्रोटेम स्पीकर नहीं होगा तो स्पीकर ही होगा, तब भी उसको आंसर मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर तीनों कथन आपके गलत हो जाएंगे भैया। असत्य पूछा है, कथन नहीं सही है, तीनों में से इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए भैया, तो आपको अगला देखा जाए 27 नंबर के बात की जाए प्रश्न की। 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखा जाए। यहाँ पर देखिएगा, कोई नागरिक 25 साल से अधिक का हो, राज्यसभा का सदस्य यहाँ पर बन सकता है। चलिए भैया बताइएगा। अभी हम लोग इस प्रश्न पर कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था, तो इस पे आप लोग ध्यान से नजर लगाइएगा, क्या हो जाएगा आपका। इस पे देखिएगा, कोई भी सदस्य जो है आपका कितने 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। राज्यसभा के सदस्य की संख्या यहाँ पर राज्यसभा 238 से अधिक जो है निर्वाचित सदस्यों की नहीं हो सकती है। राज्यसभा एक जो है स्थायी सदन है, इसका 1/3 सदस्य हर साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बात की राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। तो चलिए भैया, सही कथन इसमें बताना है। तो जो राज्यसभा के यहाँ पर आयु की बात अभी हम लोगों ने चर्चा किया, तो आयु जो होती है राज्यसभा के सदस्यों की कितनी होती है? आपका 30 ईयर होती है। कितनी हुई है? 30 ईयर होती है, 30 साल होती है इनकी आयु। तो यहाँ 25 साल दिया है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ये कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, सही बताना है इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा, और आपका राज्यसभा यहाँ पर इसकी जो सदस्यों की संख्या है 238 है, एकदम सही बात है। निर्वाचित नहीं हो सकती, इससे ज्यादा एकदम सही बात है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। बात की जाए, एक अस्थायी सदन तो है, लेकिन 1/3 सदस्य हर साल नहीं होते हैं, हर दूसरे साल होते हैं। मतलब भैया हर दूसरे साल, हर साल नहीं होते हैं, हर जो है प्रत्येक 2 वर्ष में। कहा भैया? हर जो है दूसरे साल, हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही बताना है। तो 2 और 4 जिसमें होगा, किसमें है भैया? 2 और 4 आपके बी वाले में है। किसमें भैया? 2 और 4 बी वाले में है, तो बी वाला सही हो जाएगा आपका। चलिए भैया, अगला देखा जाए। ये हो सकता है आज का आपका अंतिम प्रश्न हो, आज आपका अंतिम प्रश्न हो ये। तो चलिए इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्या हो जाएगा आपका? 28 नंबर का प्रश्न है। विधान परिषद के सदस्यों के बारे में दिया गया है। हम लोगों ने विधान परिषद के बारे में, इनके उम्र के बारे में चर्चा किया था। तो यहाँ पर देखिएगा, वर्तमान में 8 राज्यों में विधान परिषदें हैं। विधान परिषद के सदस्यों की वही योग्यता होती है जो यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों की होती है। बात की जाए यहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव आधे
यहाँ पर आधे सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। एक चौथाई के चुनाव राज्य की अस्थाई यहाँ पर स्थानीय संस्थाओं के अतः शेष जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। कौन सा इसमें सही नहीं है, इसका आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा, इसका आप लोग उत्तर करिएगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ पर देखिएगा, बताइएगा भैया, बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला है 6 राज्यों में है। कहाँ पे भैया? 6 राज्यों में है ना, ये 6 राज्य में है। इसकी संख्या कहाँ पे है? 6 राज्यों में है। कहाँ पर? वो कौन हो जाएंगे 6 राज्य? आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा भैया? ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? उसी के बगल में क्या है भैया? यहाँ पर तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो गया। और क्या है भैया? आपका उत्तर प्रदेश हो गया। और क्या है भैया? बिहार हो गया। क्या है भैया? यहाँ पर बिहार हो गया। और क्या है भैया? और कौन है? कर्नाटक है। क्या है भैया? यहाँ पर आपका कर्नाटक है। और क्या है भैया? एक बचा है तमिलनाडु। बताइएगा, तमिलनाडु है। 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया। चलिए भैया बताइएगा। तमिलनाडु नहीं है भैया, महाराष्ट्र है, माफ कीजिएगा। ये आपका तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। यहाँ पर ये आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पर महाराष्ट्र है आपका। तो चलिए भैया ये हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पर विधान परिषद के सदस्यों, जो आपका विधान सदस्य आधे सदस्य जो है यहाँ पर राज्य विधानसभा नहीं भैया, जो आधे सदस्य नहीं होते हैं विधानसभाओं के द्वारा जो है, जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा कितना भैया? विधानसभा के सदस्यों द्वारा, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा, जो स्थानीय होते हैं स्थानीय निकाय के द्वारा 1/3 सदस्य का चुनाव होता है। और भैया और किसकी बात की जाए? और आपके जो है यहाँ पर राज्यपाल द्वारा, जो राज्यपाल महोदय हैं, राज्यपाल के द्वारा जो है कितने भैया? 1/6 सदस्य। कितना भैया? 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा। और बचे हुए कितने सदस्य हैं आपके? 1/12 सदस्य। कितना भैया? 1/12 सदस्य किसके द्वारा भैया? आपके शिक्षक MLC द्वारा। क्या कौन होते भैया? जो है स्नातक द्वारा। किसके? यहाँ पर स्नातकों द्वारा। किसके द्वारा भैया? स्नातक सदस्यों द्वारा। और बात की जाए यहाँ पर, उसके बाद किसके द्वारा? शिक्षकों के द्वारा। यहाँ पर 1/12 यहाँ पर देखिएगा शिक्षकों के द्वारा चुनाव इनका किया जाता है। तो ये इनका स्वरूप होता है। तो इसमें आपका बताना क्या था? बताना था कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला सही नहीं है। और आपका यहाँ पर इनकी योग्यता आपका लोकसभा सदस्यों की नहीं, इनकी सभा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा होती है, समान होती है। किसके द्वारा भैया? राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके समान होती है, क्योंकि उनकी उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष माना जाता है। लोकसभा की तो यहाँ पर 25 वर्ष है, इनकी 30 वर्ष मानी जाती है। तो उसी के अनुसार हो जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? आधे से अधिक चुनाव। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें भी आपका यहाँ पर गलत पूछा है। 1 2 3, ऊपर वाले तीनों गलत हो जाएंगे भैया, तीनों गलत हो जाएंगे, सभी गलत हैं इसमें भैया, तीनों गलत हैं। डी वाला आंसर हो जाएगा। किसका हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। सभी गलत हैं इसमें। तो चलिए भैया ये रहे आपके आज के प्रश्न। ठीक 7 बजे आपके 28 प्रश्न खत्म हो गए। पूरे जो है आपके 1 घंटे में आपके पूरे प्रश्न यहाँ पर खत्म हो गए। तो चलिए भैया बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसे लगा? आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको लोगों को सेशन आप लोगों को एकदम अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा। बताइएगा आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा जी। बहुत ही शानदार सेशन क्लास जी। अर्पिता जी गुड इवनिंग, स्वागत है। बड़े दिन बाद आप आज आई हैं अर्पिता जी। हाँ अर्पिता जी बड़े दिन बाद आई हैं जी। नाइस एक्सप्लेनेशन प्रिया मिश्रा जी, थैंक यू भैया। बेस्ट क्लास वो जी वाले, बहुत शानदार, नाइस क्लास सर जी। प्रतिभा जी करें, थैंक यू सो मच। चलिए भैया इसी के साथ जो है आपका क्लास जो है अब समाप्त होगा। तो चलिए भाई बताइएगा। तो अब जो है अपने क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपका ये आपके 28 प्रश्न हैं। तो आपके NCERT चल रही है, ये ओल्ड NCERT है। क्लास जो है
कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। ये आपकी क्लास जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी चल रही है। क्लास 7 की एनसीईआरटी, कल हम लोगों ने क्लास 6 का जो ओल्ड एनसीईआरटी के चल रही है उसके क्लास 6 किया था। आज क्लास 7 की जो है एनसीईआरटी चल रही है। अभी क्लास 7 की एनसीईआरटी कल तक चलेगी आपकी। क्लास 7 की एनसीईआरटी अभी कल तक इसके प्रश्न है। उसके बाद जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी चलेगी। जी कुमार जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया। तो चलिए भैया, आपके क्लास जो है आपकी यहीं समाप्त होती है। तो अगली क्लास में मुलाकात होगी जो है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।